पर जब रू हो जाएगा तो क्या होगा? नृपाही। क्या होगा? नृपाही। और जब नहीं होगा तो ऐसा ही रहेगा, तब क्या रहेगा? नृपाही विकल्प से होता है ना? जी। अच्छा, अब देखिए पहले वाले सभी सूत्र आ जाएंगे। अत्रानुनासिका पूर्वस्य पूर्व, है ना? या कहता है रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण क्या है यहाँ पर? री। रू प्रकरण में रू से पूर्व वर्ण को विकल्प से क्या होगा? अनुनासिक। तो ये अनुनासिक आदेश समझ लेना। क्या हो जाएगा फिर? नृपाही। ठीक है जी। ये क्या होगा जी? अत्रानुनासिका पूर्वस्तुवा से अनुनासिक हो गया। और जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुनासिका परो अनुसारा से रू से पूर्व वर्ण रिकार से पर अनुस्वार का आगम हो जाएगा, तब यह हो जाएगा नृपाही। ठीक है जी। नृपाही। ठीक है जी। अब देखिए ये बात है समझ में। यहाँ क्या हुआ है? अत्रानुनासिका पूर्वस्तुवा से अनुनासिक हो गया है, यहाँ अनुनासिका परो अनुसारा से क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। इन दोनों ही स्थलों में विसर्जनीय खरवसान और विसर्जनीय से क्या हो जाएगा? विसर्ग सकार हो जाएगा। खरवसान और विसर्जनीय से रेप को विसर्ग हो जाएगा। खरवसान और तुरंत बोलना है, कुछ ऐसा बोलूँगा तो पता चलता है कितने सावधान है। खरवसान और विसर्जनीय सूत्र कहता है खर पर होने पर, खर पर पकार है ना, खर पर होने पर पदांत रेप को विसर्ग होता है। ये खर पर है तो पदांत रेप को, तो खरवसान और विसर्जनीय से क्या हो जाएगा? यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। क्या होगा? विसर्ग हो जाएगा। ठीक है अब बताइए कि यहाँ पर विसर्जनीय सा सूत्र प्राप्त है। जी। विसर्ग को सा होता है खर पर होने पर, खर पर में पा है तो विसर्जनीय सा प्राप्त है ना। तो विसर्जनीय सह का भी विसर्जनीय सह सूत्र है। विसर्जनीय सह का अपवाद आ रहा है सूत्र, ये अब देखिए। हाँ, विसर्जनीय सह का अपवाद आ रहा है। कुपोह आका अपौचा। कुपोह आका अपौचा। ध्यान देंगे कि एक ककार का के पहले जो अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण सुनाई देता है इसे कहते हैं जिह्वामूली, और पकार के पहले जो अर्ध विसर्ग सदृश वर्ण सुनाई देता है उसे कहते हैं उपधमानी। तो ककार के पहले जो सुनाई देता है वो उसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग है, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वा है ना, जहाँ से जिह्वा शुरू होती है। और पकार के पहले जो दिखाई दे रहा है सुनाई देता है वो उपधमानी है, उसका उच्चारण स्थान क्या है? उपपद्मानीयाम ओष्ठ है। अरे जिह्वामूली उच्चारण स्थान जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। जिह्वामूली वर्ण का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग है, और किसी दूसरे का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग नहीं है। अच्छा, जिह्वा भी किसी का उच्चारण स्थान नहीं कहा है ना। ये उच्चारण करते समय जिह्वा जो चलती है, हाँ ऐसा जिह्वा साधन है। हाँ साधन है। जब सब उच्चारण होता है ना तो मूलाधार चक्र से वायु ऊपर उठती है, मूलाधार चक्र से वायु ऊपर उठती है, वो उठ करके ऊपर आती है, और जब क्या ये कंठ आदि उच्चारण स्थानों से टकराती है और फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आती है, तब वर्ण अभिव्यक्त होते हैं उच्चारण की रीति। हाँ, तो मूलाधार चक्र से शुरू होती है। मूलाधार चक्र में जो है उसको ही पराशक्ति कहते हैं, परावाणी या पराशक्ति। योगी लोग उसका हाँ जी, लोग जब बोलते हैं तब तो हमें इस बात का पता ही नहीं चलता है। हाँ प्रक्रिया होती है। हाँ, वो कभी बताया जाएगा। ये सब प्रक्रिया है, मतलब ऊपर की प्रक्रिया को समझा जा सकता है, नीचे की प्रक्रिया को तो योगीगण ध्यान में समझ सकते हैं। परावाणी मूलाधार चक्र में रहती है, पश्चंती रहती है मणिपुर चक्र में,
और मध्यमा रहती है आपका अनाहत हृदय में। अब पश्चंती जो सुनाई देती है वो पश्चंती वाक है। जो सुनाई देती है वो क्या है? नहीं, बैखरी। जो सुनाई देती है वो बैखरी है। 4 प्रकार की वाणी है, परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी। परावाणी का स्थान है मूलाधार चक्र, पश्चंती का है मणिपुर चक्र और मध्यमा का है आपका अनाहत ये हृदय, और बैखरी सुनाई दे रही है। तो बस ये बैखरी का ही हम लोग सब सुनते हैं, वो तो ध्यान का विषय है, योगियों का विषय है। पहले की स्थिति क्या होती है अंदर की, वो पकड़ में आ जाए तो पर तत्व मिल जाएगा परमात्मा। चलिए, हाँ, इसका क्या अर्थ हो गया? अर्थ इसका होगा कवर्ग और पवर्ग पर होने पर, कवर्ग और पवर्ग पर होने पर विसर्ग के स्थान पर क्रम से जिह्वामूली और उपधमानी होते हैं। कवर्ग और कवर्ग पर होने पर सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है पर, है ना? एक दिन विभक्ति का अर्थ यहाँ लिख दिया जाएगा बोर्ड पर हिंदी में, है ना? पहले ही से लिख दिया जाएगा। कवर्ग और पवर्ग पर होने पर विसर्ग के स्थान पर क्रम से जिह्वामूलीय और उपधमानीय होते हैं। हाँ, क्रम समझते हो? कवर्ग और पवर्ग पर होने पर विसर्ग के स्थान पर क्रम से जिह्वामूली और उपधमानी होते हैं। चकार से विसर्ग भी रहता है, लिखो, चकार से विसर्ग भी रहता है, इतनी वृत्ति हुई इसकी। चकार से विसर्ग भी रहता है। और होने पर क्रम से जिह्वामूली और उपधमानी होती है। चकार से विसर्ग भी रहता है। चकार से विसर्ग भी रहता है। अच्छा, अब आप देखिए, तो सूत्र के अर्थ को जो है ना, वृत्ति को आप सूत्र से मिलाइए। कुपोह है ना, कु और पु से द्वंद्व समास होगा और सप्तमी द्विवचन में कुपोह बना है। कुपोह का अर्थ है कवर्गे पवर्गे, क्या मतलब कवर्गे पवर्गे, कुपोह का अर्थ है कवर्ग और पवर्ग पर होने पर इसकी। अच्छा, और विसर्जनीय से सह की संख्या कितनी? 8 3 34। तो विसर्जनीय सह से विसर्जनीय की अनुवृत्ति आएगी। विसर्जनीय का अर्थ है विसर्ग से, विसर्जनीय का क्या अर्थ है? विसर्ग से। और सूत्र में जैसा लिखा है ना, अ क अ पौ लिखा है, तो वैसे वृत्ति में लिख दिया है। तो जो आ का अर्थ है जिह्वामूली और अ पा का क्या हो जाएगा? उपधमानी। ठीक है, द्विवचन होने का पौ कर दी। तो कवर्ग और पवर्ग पर होने पर विसर्ग के स्थान पर क्रम से जिह्वामूली और उपधमानी होते हैं। मतलब कवर्ग पर होने पर विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूली और पवर्ग पर होने पर विसर्ग के स्थान में उपधमानी। क्या समझे? कवर्ग पर होने पर विसर्ग के स्थान में जिह्वामूली और पवर्ग पर होने पर विसर्ग के स्थान में उपधमानी। ये आया ना क्रम? हाँ, कवर्ग पर होने पर विसर्ग के स्थान में जिह्वामूली और पवर्ग पर होने पर विसर्ग के स्थान में उपधमानी। जैसे कोई कहे राम और लक्ष्मण को सेव और केला, राम और लक्ष्मण को क्रम से सेव और केला दो, तो क्या होगा? राम को सेव, राम और लक्ष्मण को क्रम से सेव और केला दो। राम को सेव दो, लक्ष्मण को केला दो। क्रम समझ गए ना? जो पहले नाम लिया है वो पहले। हाँ, बोलो। हाँ, इसमें ऐसा है ना, कवर्गे पवर, हाँ, यथासंग मंदेशा समानाम आएगा। कुप्पो 2 है ना, आएगा यथासंग मंदेशा समानाम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विसर्ग तो आपने कर दिया है ना, यहाँ कवर्ग पर में है। जी जी, हाँ जी, पवर्ग पर में है, पवर्ग पर में है। तो विसर्ग के स्थान में क्या हो जाएगा? यहाँ उपधमानी हो जाएगा। उपधमानी ऐसे लिखा जाएगा क्या? जी है? जी। अच्छा, और यहाँ भी क्या पर में है?
उपध्मानीय। उपवर्ग तो क्या हो जाएगा विसर्ग के स्थान में? उपध्मानीय। उपध्मानी हो जाएगा, ये हो जाएगा अपाही, अपाही, ये रूप बना ना। अब ये आप ध्यान देना, ये क्या बोलता है? विसर्ग भी होगा। ये चकार से विसर्ग भी रहता है। क्या बोला? चकार से विसर्ग भी रहता है। सूत्र में कुप्पो का पहुँचा में चा कहा है ना, चा का मतलब एक बार विसर्ग भी रहेगा, एक बार विसर्ग भी रहेगा। ये एक रूप हो गया, ये दूसरा रूप हो गया, और ये रूप आ जाएगा आपका विसर्ग वाला तीसरा, है ना, तीसरा रूप आएगा। इसमें जानते हैं, इसमें और इसमें अंतर समझते हैं दोनों में, ये है तीसरा रूप आया ना। और देखना, ये रून पे सूत्र ने क्या किया था? नकार को रू विकल्प से किया था। जब नकार को रू नहीं होगा तो ऐसा चौथा और चतुर्थ रूप भी बन जाएगा। कितने रूप हो गए? चार रूप हो गए। हाँ, 1 2 3, इसमें कितने बनाए आपने? इसमें 5। अभी रुको, दोबारा देखो, दोबारा देखो। चकार से विसर्ग रहता है, विसर्ग यहाँ भी। दोबारा देखो यहाँ पर, ये क्या स्थिति है कि यहाँ पर जब अनुनासिक है ना, पुनः यहाँ देखेंगे अनुनासिक है ना, तो यहाँ पर विसर्ग को क्या हो गया? उपध्मानी। और चकार से विसर्ग भी रहेगा, मतलब उपध्मानी पक्ष में भी क्या, ये अनुनासिक पक्ष में भी विसर्ग आएगा। अनुनासिक जो उपध्मानी यहाँ हुआ है ना, तो यहाँ भी विसर्ग आ जाएगा। ये दूसरा रूप मानना, ये मानना। क्यों? जब उपध्मानी हो गया ना अनुनासिक में, तो यहाँ विसर्ग आ गया, है दूसरा रूप। और जब अनुसार है उपध्मानी हो गया, तो ये तीसरा रूप मानना। ये कैसा रूप मानेंगे? और यहाँ भी, यहाँ अनुसार पक्ष में जब उपध्मानी हुआ है, तो यहाँ भी विसर्ग रहेगा। यहाँ भी क्या रहेगा? विसर्ग। तो ये रहेगा आपका चौथा रूप। ये कैसा रहेगा? और जब क्या होगा कि नकार को रू ही नहीं होगा, तब ये 5 कितना रूप होगा? पांचवा। तो 5 रूप बनेंगे। कितने बनेंगे? 5। देख लो, यदि असुविधा हो तो पूछ लो और इसको लिख लो। उच्चारण का अभ्यास कर लेना। यहाँ विसर्जनीय सा से विसर्ग को सा प्राप्त था, तो विसर्जनीय सा का बाद करके आया है पुप्पो सूत्र, है ना। दिखाई नहीं देता है भैया, इनको फोटो खींच। हाँ देख लो। हाँ, प्रयास करो उच्चारण का अभ्यास करना अपना अपना। किसका अलग-अलग है री और रू? री और री एक ही है। री और रू ऐसा है ना, जो गुजरात और महाराष्ट्र में ऋषि ऐसे ही पढ़ता है ना, और उड़ीसा में भी ऋषि ही कहता है, उत्तर में क्या कहता है? ऋषि कहता है। पर मेरी समझ से ऋषि नहीं होगा, ऋषि से कुछ अलग ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें इकार भी नहीं है, उकार भी नहीं है। ऋषि अभ्यास करना। हाँ, जो यहाँ उत्तर भारत में ऋषि मुनि। हाँ, सही क्या है बोल रहे? आप दोनों के बीच का चयन कीजिए। आपसे संस्कृत भारती के लोग जुड़े हैं, मैंने सुना है कर्नाटक के लोगों का संस्कृत उच्चारण सर्वोत्तम है। ऐसा सुना है कि कर्नाटक के लोग सबसे अच्छा संस्कृत उच्चारण करते हैं। हाँ, कर्नाटक वाले री बोलते हैं। री? हाँ, ऋत्विक बोलते हैं वो, ऋत्विक नहीं बोलते, ऋत्विक। हाँ, तो उनसे ये विचार करिएगा, तो ई भी नहीं होगा, ई से अलग ही कुछ उच्चारण करते होंगे। री में ई जैसा लगेगा, पर ई से अलग ही होगा उनका उच्चारण। हाँ, ऋत्विक तो कुछ अलग ही होगा वो। सही क्या है बोल रहे हो? आप सब कर्नाटक वालों से जो है प्रयास कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि जो सही, जो उसका क्या नाम, पाणिनि शिक्षा पढ़ करके सही अभ्यास किया है। आप कर्नाटक में जो संस्कृत के विद्वान है, उनसे आप विचार करिएगा।
वो आपको बिल्कुल ठीक बता देंगे। हाँ। अब वहाँ के लोग तो ये सब स्वर उदात तनुदात स्वरित भी सही सही समझते हैं, तालव दंत मूर्धा भी समझते हैं। यहाँ तो बाद में सिखाया जाता है, तो शुरू से ही सीखते हैं। तो स्वामी जी कर्नाटक की देवनागरी लिपि भी नहीं थी, वो इतना अच्छे से जानते फिर। लिपि का मतलब क्या है? भाषा तो संस्कृत पढ़ते हैं, भले ही उनकी दूसरी लिपि। आजकल तो प्रायः सभी राज्यों में ये देवनागरी लिपि में संस्कृत आजकल लिखते हैं, लेकिन वो अपनी लिपि में भी लिख सकते हैं। हाँ भाई, लिखना ही तो, लिपि कोई भी हो। आजकल मोबाइल में नहीं, सब अंग्रेजी में टाइप कर देते हैं, हिंदी मराठी में। हाँ, तो इसका अर्थ है कि मनुष्यों की रक्षा करो। सूत्र का उच्चारण करा सकते हैं? जी जी। तस्य परमाम रेडितम, तस्य परमाम रेडितम, तस्य परमाम रेडितम, तस्य परमाम रेडितम। यहाँ देखो, तस्य तस्य उच्चारण गलत है क्या? तस्य उच्चारण नहीं करना चाहिए। राम से आप बोलते हैं ना षष्ठी भुजन में, राम से रामस्या, तो संयोग है गुरु, सा याद संयोग है ना, तो संयोग पर होने पर अच का गुरु उच्चारण होता है। तो राम से यानी रामस्य, तस्य यानी तस्य। हाँ। तो यहाँ पर तस्य परमाम रेडितम, तस्य परमाम रेडितम, तस्य परमाम रेडितम, तस्य परमाम रेडितम। या रे भी संयोग है तो आकार का भी गुरु उच्चारण होगा। तस्य परमाम रेडितम है ना जी। तस्य हाँ, तस्य षष्ठी एक विष्णांत है और परम ऐसा देखना, परम ऐसा है और आगे आम्रेडितम है। तस्य षष्ठी एक वचनांत है, परम प्रथमा एक वचनांत है, आम्रेडितम प्रथमा एक वचनांत है। इस सूत्र में कितने पद हैं? 3। अस्मिन् सूत्रे कति पदानि भवन्ति हैं? 3 पदानि भवन्ति। भवन्ति सन्ति चलेगा, सन्ति भी होगा, वर्तन्ते भी होगा, 3 पदानि वर्तन्ते। और देखिए, वैसे यहाँ के लोगों से तो महाराष्ट्र के लोगों का भी संस्कृत उच्चारण अच्छा है। महाराष्ट्र का भी संस्कृत उच्चारण अच्छा है, और हिंदी भी मराठी लोग ज़्यादा अच्छी बोलते हैं जब सीखते हैं यहाँ वालों से। ये मैंने देखा है, तो वो बहुत अच्छी बोलने लगते हैं। यहाँ के लोग हिंदी नहीं बोलता है। हाँ क्या? आप कौन है? मनीषा है क्या? हाँ, मराठी को तो सीखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, प्रायः मराठी जानते हैं। आपको कठिनाई कुछ भी नहीं आएगी। वो बात है, बोलने का अभ्यास नहीं है, इसलिए अभ्यास यदि हिंदी भाषियों से बोलना शुरू कर दो 4-5 दिन में पूरा हो जाएगा बोलना। वो तो अभ्यास के ऊपर है। जानते सभी है महाराष्ट्र के लोग हिंदी। देखिए, इसका अर्थ है 2 बार कहे गए के, 2 बार कहे गए के, 2 बार कहे गए के, हाँ, या 2 बार उच्चारण किए गए का, हाँ, 2 बार उच्चारण किए गए का, पर 2 बार उच्चारण किए गए का, अथवा 2 बार कहे गए का, पर शब्द आम्रेडित होता है। 2 बार कहे गए का, 2 बार कहे गए का पर आम्रेडित संज्ञक होता है। पर 2 बार कहे गए का पर आम्रेडित होता है, अथवा 2 बार कहे गए का पर आम्रेडित संज्ञक होता है, अथवा 2 बार कहे गए के पर की आम्रेडित संज्ञा होती है। 2 बार कहे गए के पर की, सरल अर्थ क्या है? 2 बार कहे गए का पर आम्रेडित होता है, पर आम्रेडित होता है, पर आम्रेडित संज्ञक होता है, या पर की आम्रेडित संज्ञा होती है। मतलब जो 2 बार कुछ कहा जाए तो दूसरे को क्या कहेंगे? आम्रेडित। जैसे कान, कान 2 बार क्या बोला? तो जो बाद वाला आएगा उसे क्या कहेंगे? आम्रेडित। कान मतलब
किम शब्द से द्वितीया बहुवचन में क्या बनता है? कान। कह कहू के कम कहू कान। कह कहू के कम कहू कान। तो ये कान 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 2 बार बोलेंगे तो बाद वाले को क्या कहेंगे? आमरेडिक। आमरेडिक संज्ञा क्यों की गई है? कि अगले सूत्र में उसका उपयोग है आमरेडिक संज्ञा का, है ना। और फिर अपने गुरु जी की कथा सुना देंगे, आमरेडिक की एक कथा बता देंगे, हम लोगों को भी पढ़ते थे। आचार्य, हाँ, ये अप्रेडित शब्द कहाँ से आया? ये अप्रेडित शब्द कहाँ से आया? तस्य परमामरेडितम, इसी सूत्र में आमरेडिकम कहा है ना, इसी सूत्र में आमरेडिकम कहा है। इतना कठिन शब्द क्यों दिया है? हाँ, क्या बोले? हाँ, ये संज्ञा की व्युत्पत्ति नहीं, संज्ञा जो नाम है ना, जैसे कि कोई अंग्रेजों के नाम है ना, उनको संस्कृत में हम यथावत प्रयोग कर लेते हैं, वो संज्ञा है ना। ये बस ना, ये व्याकरण शास्त्र की संज्ञा होती है किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए। और इस विषय को आप अगली कक्षा में पूछेंगे, अगले दिन बता देंगे। कल पाठ है ना? अष्टमी शायद कल 2 सप्तमी बोल सकता सप्तमी आदि सप्तमी दो क्या वो लोकल पाठ चलाना है, छुट्टी करनी, पहले निर्णय करो। 2 दिन सप्तमी है। नहीं, अब पाठ करना है कल, हाँ करना। कल कल पाठ चलेगा, है ना, पर सप्तमी कल पाठ चलेगा हमारा। ये